संत शिरोमणि गुणवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणीता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ ऊर्जा के साथ बोलेंगे हे मुनिवर। आवाज कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम का आनंद लें। उसके पूर्व आज हमारे बीच में भारत सरकार की राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास जो 2 बार धार की सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं नाम की घोषणा करूं उसके पहले चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे श्रीमती सावित्री ठाकुर भारत सरकार राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास धार। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मनावर के सावन जी पहाड़िया और पूनम जी पहाड़िया। ये आएंगे हमारे सम्मानी धार सांसद और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी, महोत्सव अध्यक्ष भाई नवीन जी गोधा। ये आएंगे महोत्सव कमेटी की ओर से हमारे सम्मानी श्रीमती सावित्री जी ठाकुर जो कि भारत सरकार में राज्य मंत्री के रूप में धार सांसद का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आइए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भारत सरकार। और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है धर्म प्रभाव समिति के अध्यक्ष महोदय अशोक जी, महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोधा और साथ में सावन जी पहाड़िया पूनम जी पहाड़िया। ये आएंगे सम्मानी श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए सम्मान के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। शिरोमणि संरक्षक शांति कुमार ममता सोगानी जापान टोकियो हमारे बीच उपस्थित हैं। जापान टोकियो हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेगी। शांति कुमार जी ममता सोगानी जापान टोकियो शिरोमणि संरक्षक और उपस्थित हैं तो मंच पे आए। आइए इसी क्रम में आज जिन्हें पार्श्वनाथ भगवान के निर्माण महोत्सव के अवसर पर मांगलिक क्रिया करने का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक राकेश रजनी गोधा इंदौर। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री हर्ष जी। वे आए सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ये आएंगे हमारे सम्मानी शांति कुमार ममता सोगानी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे राकेश रजनी जी साथ में हर्ष जी। राकेश जी इनका सम्मान करना है जापान टोक्यो वालों को। आइए और आइए इसी क्रम में सम्मान के अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान निर्मल जी झांझरी डीमापुर, साथ में आएंगे धर्मचंद जी मुंबई। आइए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें श्रीमान निर्मल जी झांझरी डीमापुर, साथ में धर्मचंद जी मुंबई। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी गोधा। वे आएंगे हमारे सम्मानी निर्मल जी झांझरी डीमापुर, साथ में धर्मचंद जी मुंबई। इनका महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए
आइए। हाँ जी, साथ में इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा रमेश जी निर्माणा, जो कि हमारे महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक हैं। आइए आइए, सम्मान के इसी क्रम में मैं अगले अतिथि को आमंत्रित करूंगा। पहुंचिए। शिरोमणि संरक्षक विकास आशिका आदित्य जी मिर्जापुर, विकास आदित्य आशिका मिर्जापुर में आए। महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करने के लिए गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, जिन्होंने आज लाडू चढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे, तालियां तो आपकी बजना चाहिए साहब, आपकी तालियां बहुत कम बज रही हैं। मैं आमंत्रित करूंगा इनके सम्मान के लिए जी मनोज जी, अनामिका जी, साथ में रितेश जी पाटनी आएंगे। हमारे सम्मानी विकास जी, आस्का जी, आदित्य जी मिर्जापुर, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे युवा दंपत्ति के लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। आइए मनोज जी, अनामिका जी और रितेश जी आएंगे इनका। और आइए चलते हैं हम और आप, सीधे आप शंका समाधान के लिए जोड़ने का प्रयास करूंगा। और शंका समाधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से मुनिवर संधान सागर जी महाराज के लिए जोरदार बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरुवर के आशीर्वाद से। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से अद्भुत यह जैन युवा चेतना शिविर का आज कार्यक्रम हुआ और बहुत ही सफल प्रोग्राम। आज यहाँ युवाओं की मैं संख्या देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पर युवा। आज ये पूरा सत्र भी जैसा गुरु का आदेश मिला युवाओं के लिए ही समर्पित है। और सर्वप्रथम मैं युवाओं में ही आमंत्रित कर रहा हूँ मिनल जैन, और बाद में तैयार रहेंगे कृषिका जैन। जिस भी युवा का नाम ले वे अपना खड़े हो जाएं स्थान पर, और उसके बाद में दूसरा जो है उसमें मिनल जैन तक माइक पहुंचा दें। कृषिका जैन वो भी खड़े हो जाएं। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आजकल का युवा पतला दिखने के चक्कर में गलत डाइट चार्ट को फॉलो कर रहा है और बहुत सारे सेलिब्रिटी वीगन डाइट को प्रमोट कर रहे हैं। तो महाराज जी, संतुलित जीवन के लिए संतुलित आहार कितना जरूरी है, कृपया शंका का समाधान कीजिए। ये सवाल में तो आप मुझे भी लपेट लें, है ना। देखिए, डाइट पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए, लेकिन डाइटिंग का उद्देश्य केवल पतला होना नहीं, शरीर को पूरी तरह डिटॉक्सिफाइड करने का होना। युवा खाना पीना छोड़कर शरीर तो पतला कर लेते हैं, लेकिन अपनी आदतों के वजह से शरीर को जहरीला बना देते। शरीर में यदि जहर भरा होगा तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो आपको स्वस्थ शरीर रखने के लिए अपने खान पान के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और यदि अपने शरीर को डिटॉक्सिफाइड करना चाहते हैं तो किसी योग चिकित्सक के परामर्श में ही करना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की दुविधा ना। महाराज जी, वीगन डाइट का प्रमोट कर रहे हैं। वीगन डाइट को प्रमोट करना बुरा नहीं है, लेकिन दूध को अभक्ष्य मानना सही नहीं। इस पर मैंने अनेक बार प्रकाश डाला। चलिए। कृषिका जैन इंदौर, और उसके बाद में अपने बीच में आज जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको कुछ आवश्यक कार्य के लिए जाना है, तो वे मंच पर आ जाएं और अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यदि हमारे द्वारा अज्ञानतावश अपने माता पिता को दुख या पीड़ा दी जाती है और इसका हमें पश्चाताप भी होता है, लेकिन एक ग्लानि मन में भरी रहती है, वो निकल नहीं पाती, तो
इस ग्लानि को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ऐसा क्या करें कि किसी और को हमारी तरफ से दुख या पीड़ा ना हो? देखिए, सबसे पहले तो माता पिता को इस तरह की स्थिति का सामना करना न पड़े, ये सुनिश्चित करना चाहिए। और उसका एक ही उपाय है, माता पिता के प्रति श्रद्धावान बने और कर्तव्यनिष्ठ बने। उनकी हिदायतों और बातों को हम प्रमुखता दें तो शायद ऐसी दुविधा नहीं आए। यदि आपके मन में अपने द्वारा किए गए कृत्यों के प्रति ग्लानि है तो ये बड़े शुभ लक्षण है। बेहतर है यदि माता पिता उपस्थित है तो अपना हृदय उनके चरणों में जाके खोल दें और उनसे ही कहें कि आप हमें प्रायश्चित दो। आपका इतना कहने मात्र से प्रायश्चित हो जाए। हाँ, भारतीय सरकार से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री जी ठाकुर वे अपना प्रश्न रख रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से फिर से उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में फास्ट एकेडमी के डायरेक्टर निशान जी सिंह यहाँ पर उपस्थित है, वे भी आ जाएंगे। गुरु की चरणों में नमन और सभी को जय श्री राम और जय जिनेन। सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी से एक ही निवेदन मैं करूंगी कि हम राजनीति में रहते हुए भी जिस तरीके से आज जो समाज, जो अभी गुड़िया ने भी इस तरीके का, मैं और अलग सुना चाह रही हूँ कि जो आज का जो समाज है, जो आज की युवा है, वो किस ओर जा रहे हैं। हम लोग राजनीति में होते हुए भी उनको पूरी तरह से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। हमको राजनीति में रहते हुए हमको किस तरीके से समाज की सेवा करना चाहिए। आपके दो सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का दायित्व ये निभा रही हैं और उनका ही प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आई। आपने पूछा है कि आज के युवा को हम सही दिशा बोध कैसे दें और राजनीतिक जीवन जीते हुए भी हम सामाजिक जीवन कैसे जिए। देखिए, युवा को दिशा बोध देने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, उनके सामने कुछ अच्छे आदर्श उपस्थित करके दिखाना। यदि युवाओं के सामने हम अच्छे आदर्श उपस्थित कर देते हैं तो युवा स्वतः प्रेरित होकर उसका अनुकरण करने लगते हैं, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अक्सर ये कहा जाता है कि युवा दिशाहीन हो रहे हैं, पर ऐसा जब भी कहा जाता है मुझे थोड़ी सी पीड़ा सी होती है कि हम अपने समाज के सबसे होनहार पीढ़ी पर इतना आरोप क्यों लगा रहे। इसमें युवा मानता हूँ कुछ युवा दिशाहीन हो रहे हैं, लेकिन इसमें जिम्मेदार केवल युवा नहीं है। क्या बड़े कम जिम्मेदार हैं? बड़ों ने उनके सामने अच्छा आदर्श छोड़ा कहाँ? अगर बड़ों ने युवाओं के सामने अच्छा आदर्श छोड़ा होता तो आज हमारी पीढ़ी कभी नहीं भटकती। इसलिए युवाओं को सही दिशा में नियोजित रखना चाहते हैं तो आप उनके समक्ष अच्छा आदर्श उपस्थित करें। आपने कहा राजनीतिक जीवन में रहते हुए हमारा सामाजिक जीवन कैसा हो, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहे उसके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा हो तो सब जीवन में पवित्रता बनी रहेगी। अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को बनाए रखिए, जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु जी। श्री निशान जी सिंह डायरेक्टर फास्ट एकेडमी कुछ कहना चाहेगी? हाँ बोलो। दूसरा मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ सभी से कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है सभी से कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर हम लगाएं, जो आने वाली समस्याओं का आज ही से हम निदान करें। दूसरी, जो आने वाला 15 अगस्त को
हर घर तिरंगा जरूर लगाए। हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको हम हर पर्व त्यौहार मनाते हैं, पर इसको भी हम लोग जो आज देश के जो हालात हम देख रहे हैं दूसरे देश में, वो हमारे यहाँ ना हो। आज से हम इस और सभी अपने घर पे जरूर लगाए। आज हम देख रहे हैं कि देश में किस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, अपने आप के दुश्मन होते जा रहे हैं। हम भी सचेत रहें, हमारा भारत के जो भी यहाँ रह रहे हैं। और एक गुरुजी को कहूँगी कि बहुत सौभाग्यशाली है, किसी को चतुर्मास नहीं मिलता है। जो गुरु भगवान तय करता है कि चतुर्मास कहाँ करना है, जो हमारे धार में भी एक चतुर्मास हो रहा है, उन्होंने, मैं उस कार्यक्रम में भी जरूर वहाँ गई थी, उपस्थित हुई थी। तो बड़े सौभाग्यशाली है समाज के लोग, जिनको भी इसका कार्यभार मिला है, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, उनको मिला है सौभाग्य से, यही कामना। और मेरे को आज यहाँ गुरुजी की आदेश हुआ, मैं आने वाली नहीं थी, फिर भी ऐसा कार्यक्रम ऐसा हुआ कि मेरे को यहीं, जो कि कल का था वो आज कैंसिल हुआ था, पर जब भी मैं आपके बीच में, तो ये कहीं ना कहीं भगवान का हम अच्छे कर्म करते हैं तो जरूर ऐसा योग संयोग बनता है कि हम गुरुजी को मिलने के लिए मैं यहाँ, ऐसा योग संयोग मिला। नहीं तो आज मैं इधर का कोई कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि लोकसभा उसी रोज स्थगित हो गई थी। तो आज मेरा, क्योंकि मैं इसलिए कि लोकसभा सोमवार रहेगी तो आज मैं यहाँ से जाऊँगी, तो मेरा इसलिए मैंने यहाँ कहा था। पर ऐसा योग संयोग बना कि मेरी आज गुरुजी से भेंट हो गई। मैं बड़ी सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ। और सब लोगों के यहाँ दर्शन हुए, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। बोलिए। हाँ, महाराज श्री निशांत जी सिंघई। महाराज श्री, मैं निशांत सिंघई, फास्ट के चेयरमैन अशोक जी बड़जात्या और समस्त फास्ट परिवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। सब खड़े हो जाए एक बार फास्ट एकेडमी। फास्ट एकेडमी वाले सभी खड़े हो जाए। और मैं चाहूंगा कि जो डॉक्टर आज यहाँ पे आए हुए हैं, डॉक्टर्स, वे मंच के इस तरफ आ जाएं ऊपर। ठीक है, हाँ बोलिए। महाराज जी, अभी आज हमारे यहाँ MPPSC के जो 14 बच्चे हैं, इनका इंटरव्यू वो भी आए हुए हैं। तो इंटरव्यू में महाराज जी सामान्यतः 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर आज तक हमें नहीं मिल पाए हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जैन धर्म में तीर्थंकर केवल 24 ही क्यों होते हैं, 23 या 25 क्यों नहीं है। और सेकंड प्रश्न ये कि खासकर दिगंबर संप्रदाय में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हीन माना जाता है। ना तो महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं और ना ही महिलाएं मोक्ष जा सकती हैं। तो फिर जैन में, दिगंबर संप्रदाय में महिलाएं इतनी धर्म करती क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भी ऐसा सवाल करे कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, उनके उलट करके पूछिए कि हमारी आंखें 2 ही क्यों होते हैं, कान 2 ही क्यों होते हैं, 3 या 1 क्यों नहीं होते। होते इसलिए होते, इसका क्या उत्तर है? समझ गए? चूंकि इंटरव्यू का सवाल है इसलिए इतना ही उत्तर दे। अगर कोई बच्चा पूछता, कोई और पूछता, तो मैं दूसरे तरह से भी उत्तर दे देता और दे देता हूँ। थोड़ा खाली कागज दो मुझे, थोड़ी खाली कागज है क्या महाराज जी? खाली कागज, एक पैड दीजिए, हाँ पेन दीजिए, लाइए। हमारे तीर्थंकर परमात्मा है ना, और परमात्मा शब्द कहता है कि परमात्मा 24 ही होते हैं। परमात्मा को मेरी तरह लिखिए, पेन है ना, दीजिए। परमात्मा एक के नीचे एक लिखिएगा। दिख रहा है आप लोगों को परमात्मा? थोड़ा फोकस करो भाई। आप देख पा रहे परमात्मा? परमात्मा दिख रहा है? दिख गया? दिख गया? अब देखो ये प जो है कैसा लग रहा है? हिंदी में 5 जैसा दिख रहा है कि नहीं? हिंदी के अंकों में अगर हम प को देखेंगे तो 5 दिखेगा कि नहीं? तो प के आगे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। और र कैसा दिख रहा है? 2 जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो हमने क्या लिख दिया? 2, ठीक है। और ये जो त है हिंदी का 8 दिख रहा है कि नहीं? 8 दिख रहा है ना। तो ये माँ आ गया, पहले माँ है ना, तो माँ में ये 4 और ये 2 डंडी है ना। महाजनी गणित में एक डंडी को 54 बोलते थे, 2 डंडी यानी 58, 50।
तो 4.5 लिख दूं? लिख सकते हैं ना? तो यहाँ लिखे 4.5। फिर ये जो ता है 8 दिख रहा है, ये ता 8 दिख रहा है ना, इसको 8 बना दो, इसके आगे 8, और ये माँ है तो 4.5। हिसाब लगाओ कितना हुआ? 5 2 7 4 11.5 और 8 19.5 और 4.5 कितना हुआ? 24। कितना चाहिए? तो परमात्मा शब्द कहता है कि इसमें 24 ही होंगे, 25वां नहीं होगा, 23वां नहीं होगा, इसे परमात्मा 24 होता है। आपका दूसरा सवाल समझ में आया ना? आपका दूसरा सवाल कि जैन धर्म में खासकर दिगंबर परंपराओं में महिलाओं को हीन क्यों माना? गलत व्याख्या। महिलाओं को दिगंबर परंपरा में कहीं हीन नहीं कहा गया। दिगंबर परंपरा में लिखा नारी च गुणवती धत्ते सृष्टि रज्ञमम पदम। नारी यदि गुणवान है तो सृष्टि में श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर। जहां तक नारी को मोक्ष जाने का निषेध करने की बात है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे पुरुष मोक्ष चले जाते हैं। अगर ऐसा कहा जाता कि सारे पुरुष मोक्ष जाते हैं, नारियां मोक्ष नहीं जाती, तो हम नारी को हीन मानते। सच्चाई तो यह है, मोक्ष ना नारी को मिलता है ना पुरुष को मिलता है, मोक्ष तो बीत रागी को मिलता है। नारी नारी है इसलिए मोक्ष नहीं जाती है, कथन गलत है। जिसमें बीत रागता प्रकट हो सकती वही मोक्ष जाता है, ये कथन सही। समझ गए? जहां तक अभिषेक नहीं करने का सवाल, तो एक व्यवस्था है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पुरुषों के होते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो स्त्रियों के होते हैं। ये एक मर्यादा है। उनसे पूछो किसी महिला को एक पुरुष पुलिस का अधिकारी अरेस्ट क्यों नहीं करता? बोलिए। अगर किसी पुरुष को गिरफ्तार करना हो तो पुरुष कर लेगा, और महिला को करना हो तो महिला पुलिस कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी ही तो बुलाना पड़ेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन है क्या? कोई पुलिस अधिकारी हाथ लगा के देख ले किसी महिला को, बोलो लगा पाएगा? लगाने दोगी क्या? ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये व्यवस्था है। इसी तरह इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, दिस इज द सिस्टम। समझ गए? तो आप व्यवस्था को व्यवस्था के तहत देखिए। महिलाएं पूजा करती, पुरुष अभिषेक करते हैं। पुरुष करते हैं, महिलाएं देखती है। और ये केवल जैन परंपरा में नहीं, सर्व परंपरा में। आज वैदिक परंपरा में भी आप देखिए, वैष्णव परंपरा में विशेषतः हनुमान जी का स्पर्श कोई महिला नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? ये एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था को व्यवस्था के तहत देखना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझना चाहिए। आज अपने बीच में इस सत्र में डॉक्टर संजय जी दीक्षित जो डीन हैं मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर सुमित जी शुक्ला सुप्रिटेंडेंट सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के, डॉक्टर नरेंद्र जी पाटीदार अध्यक्ष IMA, डॉक्टर VK जी पंडित वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर अतुल जी अजमेरा और डॉक्टर संजय जी कुचेरिया। जोरदार तालियां इन सभी डॉक्टरों के लिए। धर्म प्रभावना समिति वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर देगी। सभी को प्रश्न पूछना है, लेकिन ऐसा करिए वहीं पर सवाल भी होता रहे और आप सम्मान भी कर दे। कैमरा वहीं से कर दीजिए, सम्मान जारी रखिए और प्रश्न कर लीजिए, तो बहुतों पर आप लोगों की मेहरबानी हो जाएगी। प्रश्न के लिए उन्हीं में से डॉक्टर दोनों काम करिए। सुमित जी शुक्ला जो सुप्रिटेंडेंट हैं सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के, आप प्रश्न करें। और नरेंद्र जी एक बार आप सभी इन चिकित्सक बंधुओं का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। चलिए, धर्म प्रभावना समिति अपना काम जारी रखिए, सवाल करने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं डॉक्टर सुमित शुक्ला, मैं गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में पूरे चिकित्सा समुदाय की ओर से सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम लोगों का एक प्रश्न जो है वो बार बार आता है, और ये द्वंद्व हमेशा जो है हम लोगों के मन में रहता है एज ए चिकित्सक।
मरीज हम लोगों के पास आते हैं जिन लोगों को ऑर्गन डोनेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन देखने में ये आता है कि ऑर्गन लोग बाग डोनेट नहीं करते हैं। उन लोगों के मन में भी ये द्वंद्व रहता है कि हम शायद नहीं करें तो वो हमारे लिए ठीक है। तो ये द्वंद्व के कारण मरीज परेशान होते हैं और कई मरीज जो है तड़प तड़प के वो अपनी जान भी दे देते हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक ये निवेदन है कि ये मन में जो आम जनता के बीच में ये जो भ्रम है, ये शंका है कि हमें अंग देना चाहिए कि ना देना चाहिए, इस शंका का समाधान करिए ताकि लोगों को आगे बढ़ के वो आए। एक शरीर ख़त्म होने के बाद में वो हमारा तो रहता नहीं, अगर किसी और के काम आ जाए तो क्या यह सही है, क्या यह गलत है, ऐसी शंकाएं बहुत चलती रहती है। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि इस बहुत ही गंभीर सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है और मैं अक्सर इस विषय में कहता हूँ, ऐसे सवालों को पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठकर देखना चाहिए और जिससे मानव हित होता है उस कार्य को हमें तत्परता से संपन्न कर लेना चाहिए। जहाँ तक मरणोपरांत अंगदान देने का सवाल है तो वो तो शरीर ऐसे ही आपको डिस्ट्रॉय करना है, और यदि कोई चीज़ें डिस्ट्रॉय करने के पहले किसी के उपकार में काम आ जाए तो इसे अच्छा ही समझना चाहिए, बुरा नहीं। ये लोगों की अपनी सोच है, पर लोगों के अभी जो सेंटिमेंट्स है वो इन सब चीज़ों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। तो हमें इसको जगाना होगा और उसके बाद अंगदान देने के उपरांत जो शरीर को लौटाने की प्रक्रिया है इसको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि लोग अपने परिजनों की मृत काया को बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, वो छिन्न भिन्न देखना पसंद नहीं करते। तो इसे कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है आपके पूरे मेडिकल सिस्टम में, ताकि इस कार्य की स्वीकार्यता बढ़े और लोग आगे बढ़ सकें। दूसरा, हाँ डॉक्टर साहब, नरेंद्र जी पाटीदार जो अध्यक्ष हैं IMA। गुरुजी के श्री चरणों में नमन। मेरा प्रश्न यह है कि आज के आधुनिकता के दौर में हम उन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य पदार्थों का प्रदूषण और नॉइज़ पोल्यूशन और इस सब चीज़ों के होता है। हम आपसे निर्देश भी चाहते हैं और आपसे समाधान भी चाहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक बनती जा रही है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं तो इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि हर मनुष्य को सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाना चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने का अभ्यास करना चाहिए। आज की जिस तरह की जीवन शैली है वो प्रकृति का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने वाली, हमें उन्हें तालमेल बनाकर चलना सीखना चाहिए, अन्यथा प्रकृति के प्रकोप से हम कहीं के नहीं बचेंगे। आज हर कोई बिना एयर कंडीशन के नहीं रहना चाहता और जिस तरह के वाहनों का प्रयोग है पूरा वायुमंडल प्रदूषित होता जा रहा है। ओजोन की परत में दिनों दिन चेतावनी आते जा रही है कि छेद होने वाला है, हो रहा है। तो ये सब चीज़ें विकराल समस्या को जन्म देगी। हो सकता है हम लोग तो अपना जीवन पूरा कर ले, पर आने वाली पीढ़ियाँ हम सबको गालियाँ देगी कि हमारे पुरखों ने सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी। तो ये जिम्मेदार आज की पीढ़ियों ने आज सावधान होने की ज़रूरत है। इसी तरह अन्य प्रदूषणकारी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। अपने आहार विहार, खान पान और सब प्रवृत्तियों में सादगी और सदाचार को जोड़ना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आजकल बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, IITN हो गए हैं, IAS करके आते हैं तो वो पूछते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कैसे विचरण करती है और उसको आत्मा को कैसे पता होता है कि इस शरीर को छोड़ के मुझे दूसरे शरीर में जाना है। तो कृपया मेरे शंका का समाधान करें। उत्तर तो मैं कई तरीके से दे सकता हूँ, लेकिन एक किस्सा सुना करके देना चाहूँगा।
क्योंकि ये दार्शनिक प्रश्न है, मेरे पास समय कम है और आज का यूं ही ये सत्र युवाओं के लिए था, फिर भी ये बीच में चूँकि आप लोगों का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था इसलिए मैंने ये समय दिया है। मैं बहुत संक्षेप में दूंगा आपके सवाल का उत्तर। एक बार ऐसा ही सवाल अकबर ने बीरबल से पूछा, तब बीरबल थोड़ा चिंतित हो गया। उसके बेटे ने पूछा, क्या बाबूजी क्या दिक्कत है? बोले एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर नहीं पड़ा। ने पूछा क्या सवाल है? बोले ये सवाल, इसका उत्तर मैं दे दूंगा। तो अकबर को, बीरबल को अपने बेटे पर भरोसा था। बोले तू दे देगा? बोले दे दूंगा। बोले जा दरबार में तू जाना, दे देना। वो गया दरबार में। दरबार में गया तो पूछा, अकबर ने पूछा कि भैया क्यों आए? बोले आपके सवाल का जवाब देने। बोले तुमसे तो मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, तुम्हारे अब्बा से पूछा। बोले हाँ, हमारे अब्बा ने कहा ऐसे सवालों का उत्तर तो मेरा बेटा ही दे देगा, मैं क्या करूँगा, तो मैं आया हूँ। बोले ठीक है। अकबर को बड़ा अटपटा लगा। बोले बता तू क्या वो प्रश्न पूछता है? बोले आप बोलिए आपका क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ आत्मा कहाँ है? बोला ये बताओ पहली बार आपके दरबार में आया हूँ, प्रश्न पूछ रहे हो आप, कुछ खिलाओगे पिलाओगे कि सीधे सवाल करोगे? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा ठीक ठीक, इसको एक कटोरा दूध दो। उसके पास दूध आया। वो दूध में कुछ खोजने लगा। अकबर ने पूछा क्या खोज रहे हो? बोले इसमें घी खोज रहा हूं। इसमें घी कहाँ है? अरे घी के रग रग में, दूध के रग रग में घी है। तो बीरबल के बेटे ने कहा महाराज ये आपका पहले सवाल का उत्तर है, शरीर के रग रग में आत्मा है। जैसे दूध के रग रग में घी है वैसे ही शरीर के रग रग में आत्मा है। ठीक है, इसे पाया कैसे जाता है? तो बोले देखो दूध से घी कैसे निकाला जाता है? बोले दूध को जमा कर उसका मंथन कर नवनीत निकाल कर उसको तपाते हैं तब घी निकलता है। बोले बस ऐसे ही आत्मा का अंतर मंथन करके जब तप करते हैं तब आत्मा परमात्मा हो जाए। तो बोले तीसरे सवाल का उत्तर और दे दो, ये आत्मा करता क्या है? बोले ये बताओ, ये सवाल आप गुरु बन करके पूछ रहे हो कि शिष्य? अकबर ने कहा बेटा तो तेज है, कुछ भी बोलूंगा फंसा देगा। बोले मैं तो शिष्य बन करके पूछ रहा हूं। बोले देखो कैसा कलयुग आ गया, गुरु के सामने शिष्य की ऐसी हिमाकत कि शिष्य नीचे खड़ा है और गुरु सिंहासन पर चढ़ा है। अकबर ने कहा माफ करो, आप मेरे सिंहासन पर बैठो, मैं नीचे आता हूं, अब मेरे सवाल का उत्तर दो कि आत्मा करता क्या है। उसने कहा बस कुछ नहीं करता, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता रहता। समझ गए? संक्षेप में इतना ही उत्तर है, कभी विस्तार से आइए फिर चर्चा करूंगा। अपने बीच में आज यहाँ पर प्राची जैन साइंटिस्ट डॉक्टर पंडित और है। हाँ। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पंडित मेडिकल कॉलेज से एनाटॉमी विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरी एक समस्या रही कि हमेशा बॉडी की कमी रहती है, आर्गन की तो छोड़िए, बच्चे सीखेंगे नहीं तो आगे पढ़ेंगे कैसे, और पढ़ेंगे कैसे। दूसरा मेरा ये है कि मैंने कई विधाओं में अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैं उसको अब समाज में कैसे उसको वापस कर दूँ ताकि देखिए डेड बॉडी की जहाँ तक बात है, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। मुझे कई चिकित्सकों ने भी कहा है कि हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑर्गन्स को पूरी तरह से बता सकते हैं और इसके लिए समाज में एक चेतना जगानी चाहिए। ओम शांति। चलिए सर की अपने बीच में प्राची जैन साइंटिस्ट बोस्टन यूएसए यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रश्न एक ही पूछे तो अच्छा रहेगा, सबको मौका मिलेगा। ऊपर वाला प्रश्न आप पूछ लें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आशीष जैन एक्साइज इंस्पेक्टर इंदौर। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव एवं समस्त मुनि संघ को कोटि कोटि नमन। भारतीय मूल के फर्स्ट जनरेशन एवं सेकंड जनरेशन के जो बच्चे यूएस में निवासरत हैं, वे प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, उन्नति करते हुए भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए वे किस प्रकार से बैलेंस रखें?
कि समय के साथ आगे बढ़ते हुए भी वे अपनी जैन आइडेंटिटी बनाए रखें। हमें क्या करना चाहिए कि ये भावना उन्हें स्वयं आए, किसी दबाव की वजह से नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है और इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि भारत से बाहर जाकर बसने वाले भारतीयों और खासकर जैनों में विशिष्ट भारतीयता और विशुद्ध जैनत्व प्रतिष्ठित हो रहा है, क्योंकि वो भले वहाँ चले गए, उनकी निष्ठा सुरक्षित है। तो हम कुछ न करें, उनके अंदर की निष्ठा जगा दें, तो निष्ठा जागते ही उनके जीवन में बड़ा रूपांतरण होता है। यूएस में तो मैं खासकर देख रहा हूँ प्रमाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके बच्चे भी शायद उससे जुड़े हों, और बच्चों में वो प्रेरणा जो यहाँ के बच्चों में नहीं जगती, तो हम उनके हृदय में वैसी सद्भावना जगाएं, सुनिश्चित उसके अच्छे परिणाम हो। हाँ, अगला आशीष जी जैन, एक्साइज इंस्पेक्टर इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक विकास आशिका जैन आदित्य जैन मिर्जापुर से यहाँ पर उपस्थित है वे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल सरकारी जॉब खास तौर से यूपीएससी और एमपीपीएससी का समाज में एक बड़ा क्रेज है या प्रतिष्ठा है, जिस कारण बच्चों पर और उनके अभिभावकों पर एक सामाजिक अप्रत्यक्ष रूप से दबाव रहता है कि उनके बच्चे भी इस सेवा में जाएं, सरकारी जॉब में जाएं। महाराज जी, नगर और ग्रामीण क्षेत्र में तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि सरकारी नौकरी विवाह की अनिवार्य शर्त है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे उनकी अपनी क्षमताओं को ना देखते हुए इस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं, अपने लंबा युवावस्था का कीमती समय गंवाते हैं, उसके बाद दूसरा कुछ अच्छा कर सकते थे उस क्षेत्र में भी नहीं अच्छा कर पाते हैं। महाराज जी, इस ओर समाज का मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज जी। देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने रखी है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। लोग सिविल सर्विसेज में जाए, अच्छी बात है, और जो सक्षम है उनको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर आप समाज, धर्म और संस्कृति की अच्छी सेवा कर सकते। लेकिन ये मानसिकता कि जिसकी सिविल सर्विस है वही सब कुछ है, ये ठीक नहीं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लेने के बाद भी रिजाइन देकर अपना काम किया। अभी एक तनु जैन आईएएस है, जो खुद आईएएस, उनके पति भी आईएएस, उन्होंने रिजाइन किया और तथास्तु कहकर एक एकेडमी चालू की है आईएएस की प्रशिक्षण के लिए, और उसमें बहुत खुश है। तो ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस जिनके पास है वही सब कुछ कर सकते हैं, करने वाला कुछ भी कर सकता है। और विवाह आदि के संदर्भ में इस तरह की बात को प्रमुखता देना कतई उचित नहीं है। हमें सब दृष्टियों को ध्यान में रखकर आगे के कार्य करना चाहिए। विकास आशिका आदित्य जैन मिर्जापुर, जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के, और उसके बाद में निकिता जैन दमोह तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल सब लोग बोलते हैं मॉडर्न बनो मॉडर्न बनो, और ज़्यादातर मॉडर्न बनने से लोगों का तात्पर्य रहता है कि अधर्म या वैष्णव के कार्य। तो महाराज जी, इसको कैसे टैकल करें? देखिए, मॉडर्न बनना बुरा नहीं है, पर मौलिकता के साथ मॉडर्न बनना। मॉडर्न बनने का मतलब अप टू डेट रहना। अप टू डेट रहने का मतलब ये नहीं कि भ्रष्ट हो जाए। अप टू डेट रहने का कुल मतलब ये है समय और काल को समझते हुए आगे चलना, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना। नित्य नूतनता कतई बुरी नहीं है, लेकिन मौलिकता को खो देने से बुरा कुछ भी नहीं है। जो लोग मॉडर्न होने के नाम पर पथभ्रष्ट होते हैं, वे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए आधुनिक बनो और मौलिकता को सुरक्षित रखो। निकिता जैन दमोह, निकिता जैन दमोह, उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक निर्मल जी झांझरी डीबापुर। ओ बोलिए निकिता। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम निकिता है, मैं दमोह से हूँ और फास्ट आईएएस की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह बात हम मानते हैं कि यद भावो तद भवति, इसलिए हम सकारात्मक सोच रखते हैं कि हम सफल ज़रूर होंगे। पर महाराज श्री एक तरफ भाग्य भी रखा है, ऐसे में हम चांस कैसे लें? लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति हेतु कैसे तैयारी करें कि सकारात्मकता भी कमज़ोर ना हो? यद भावते तद भवति, ये उक्ति बिल्कुल यथार्थ है और ऐसा होता है। लेकिन आपने जो इसमें सवाल किया कि फिर ऐसा हम मान लेंगे तो हमारा कर्म सिद्धांत कहाँ रहेगा, भाग्य कहाँ रहेगा? हमें जो चाहिए हम उसकी भावना भाते रहे, काम हो जाए। इसमें दो बातें। पहली बात तो ये है
ये बात भी कर्म सिद्धांत को पुष्ट करता है, क्योंकि हम जैसी भावना भाते हैं वैसे कर्मों को हम अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, और जब हमारे अनुकूल कर्म हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बन जाते हैं और हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, उसका फल हमें मिल जाता है। लेकिन यदि आपका भाग्य खोटा हो तो आपका भाव ही कथित नहीं होगा, भाव ही पक्का नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी होगी, आपकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, निरंतरता कम हो जाएगी, वो अनुभूतियाँ कम हो जाएगी। इसलिए ये बात अपने मन से निकालिए कि हम इतना सब करेंगे, मेरा भाग्य ही नहीं होगा तो क्या होगा। ये नकारात्मकता हटाइए, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं, और ये विजुअलाइज कीजिए जरूर होगा, मुझे प्रयास करना है, सफल होंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर में।